हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे 2018 विंटर एग्जामिनेशन ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। आज हम 2018 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए 2018 विंटर का अप्लाइड फिजिक्स का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए जो पेपर हम सॉल्व करेंगे अप्लाइड फिजिक्स का है, और जो ये टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो कितने का है, 50 नंबर का। 50 मार्क्स का ये पेपर है। कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 मार्क्स का पूरा पेपर है अप्लाइड फिजिक्स का। इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। जो सेक्शन ए है आपके पास, इसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो जो चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट में से है। तो वो कुछ इस प्रकार से है कि द वैल्यू ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डैश मीटर। एक खगोलीय मात्रक का मान डैश होता है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपके पास आ गए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, एक खगोलीय मात्रक का मान। आपको मैं बता दूं ये जो खगोलीय मात्रक है ये आपकी दूरी की है। ये क्या है, दूरी। और जब आपकी ज़्यादा दूरी होती है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, इस प्रकार से देखिए ज़्यादा दूरी के लिए आप खगोलीय मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये आता है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻11 आता है। अब आप यहाँ पर देखिए राइट नेम ऑफ 2 इलास्टिक मटेरियल, यानी 2 इलास्टिक मटेरियल के नाम बताइए। 2 प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम बताने हैं हमें। 2 प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम, 2 इलास्टिक मटेरियल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें हम फोर्स लगाते हैं और वो अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं। यानी ऐसी वस्तु जिसमें हम फोर्स लगाएं और वो अपनी जो है स्थिति को पुनः प्राप्त कर लें, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन एग्जाम्पल है वो स्प्रिंग का है। स्प्रिंग आप कह सकते हैं, और यहाँ पर रबड़ भी आप कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो है कॉमनली एग्जाम्पल हैं 2 इलास्टिक मटेरियल के। तो ये हमने लिख लिया। तीसरा जो सवाल है हमारे पास, ये जो सवाल है ये भी हमारा किससे है, पहले चैप्टर से है, यूनिट एंड मेजरमेंट से है। तो ये सवाल हमारे पास है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ज, 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ जो जूल है वो एसआई मात्रक है और जो अर्ज है वो सीजीएस यूनिट है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं। ये हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, आप जाकर हमारे चैनल पर फिजिक्स में देख सकते हैं। 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, यानी जल का घनत्व डैश ताप पर होता है, अधिकतम, यानी हमें जल का अधिकतम डेंसिटी बतानी है, अधिकतम घनत्व हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं जल की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व होता है। जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व होता है। तो ये आ गया चौथा। अब आप देखिए पांचवा, ड्यू टू इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता के कारण पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं इसको हमें इसमें अप्लाइड पढ़ना है फिजिक्स में, पर हमें पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम हाइट होती है माउंटेन की ड्यू टू इलास्टिसिटी वो हम लेते हैं अराउंड लेते हैं। देखिए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अराउंड आप इसको लेंगे कि किसी भी माउंटेन की ऊंचाई जो होगी के कारण, जो पर्वत की ऊंचाई है इलास्टिसिटी के कारण वो 10 किलोमीटर के बराबर होती है। आप यहाँ पर देखिए छठा सवाल है हमारे पास, द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप, यानी जो वाटर ड्रॉप है जो उसकी शेप है वो स्फेरिकल होती है। आपको पता है कि जो वाटर ड्रॉप है इसकी जो शेप होती है वो गोलाकार होती है। ये क्यों होती है, तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर आएगा हमारे पास स्फेरिक। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण इसको हिंदी में आप पृष्ठ तनाव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पृष्ठ। देखिए इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे पृष्ठ तनाव, इस प्रकार आप इसको हिंदी में लिखते हैं पृष्ठ तनाव। आप इसे कहेंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण है, सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है, जो वाटर की जो मॉलिक्यूल है, वाटर की जो शेप है, बूंद की जो शेप है वो कैसे होती है, स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब आप देखिए यहाँ पर शेप ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। आपको पता है कि जब भी हम किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं तो आप इसने बोला कि यदि हम वाटर में डिप करेंगे कैपिलरी ट्यूब को तो इसकी शेप किस प्रकार की हो जाएगी। तो मैं आपको बता, इसकी शेप इस प्रकार हो जाएगी। यहाँ देखिए कॉनकेव, कैसे शेप हो जाएगी, कॉनकेव शेप हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखिए कॉन
केव शेप हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से। अब आप देखिए 8वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब की, जो वायुमंडलीय दाब है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको लिखें 1.01 इंटू 10⁵ आप इसको लिख सकते हैं पास्कल। पास्कल जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है। तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। अब आप देखिए 9th, पीजियो इलेक्ट्रिक विधि का उपयोग डैश तरंग के उत्पादन में होता है। ये जो पीजियो इलेक्ट्रिक मेथड है इसका उपयोग आप किसके उत्पादन में करेंगे, किसके उत्पादन में आप इसका उपयोग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं इनके प्रोडक्शन में आप यूज़ करेंगे पीजियो इलेक्ट्रिक मेथड का। मैं आपको बता दूं कि पीजियो इलेक्ट्रिक मेथड का हम उपयोग करके अल्ट्रासोनिक वेव बनाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव वो होती हैं जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलोहर्ट्ज़ के अबव होगी, 20 किलोहर्ट्ज़ की क्या होगी, अबव होगी। तो अल्ट्रासोनिक वेव का क्या करती है, उत्पादन करती है पीजियो इलेक्ट्रिक मेथड। 10वां आप यहाँ पर सवाल देखिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको, यानी प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी, प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितने मीटर होती है। तो यहाँ पर ये होगी 17 मीटर। इको आपको पता है कि जो आवाज़ आपको दोबारा सुनाई दे, जो गूंज आप इसे हिंदी में कह सकते हैं गूंज। तो 17 मीटर तक मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको टू बी हर्ड, प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। अब आप यहाँ पर 11वां और 12वां क्वेश्चन देखिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए इसके बीच में एक सरल सा संबंध है, v = n लैम्डा, v = n लैम्डा, वेयर v इज़ दी वेलोसिटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं v जो है यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी, यहाँ पर क्या होगी, v हमारे पास होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेलोसिटी होता है हमारे पास n। तो यहाँ पर आप देखिए जो v है हमारे पास, ये v है, इसको आप कहेंगे वेव की जो वेलोसिटी है। देखिए जो वेव है इस प्रकार से, ये तरंग है, इसकी वेलोसिटी आप कहेंगे v। तो ये हो गया v। n आप कहेंगे, जो n है आपके पास, n है फ्रीक्वेंसी, n इज़ फ्रीक्वेंसी, या हिंदी मीडियम वाले इसको कहेंगे आवर्ती कहेंगे, क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे इस प्रकार से। और जो लैम्डा है, लैम्डा आपके पास है वेवलेंथ, यानी जिसको आप कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहेंगे, क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, v = n लैम्डा, v इज़ दी वेव वेलोसिटी, यानी जो वेव है इसकी वेग है, n आपके पास आवर्ती है, लैम्डा आपके पास तरंग दैर्घ्य है। तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन का आंसर। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रिवर्बरेशन टाइम फॉर ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, यानी जो किसी ऑर्केस्ट्रा संगीत को सुनने के लिए अनुरक्षण काल का न्यूनतम मान क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ये आपके पास आएगा 2 सेकंड, ये आपके पास आएगा 2 सेकंड। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने 12 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जो 1-1 नंबर के हैं, और आपको कोई 10 के उत्तर देने होंगे आपके पेपर में। तो सेक्शन ए जो होगा वो आपके पास या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 1-1 नंबर के सवालों को ईजिली सॉल्व करेंगे। 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आप तभी हल कर पाएंगे जब आप चैप्टर को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, और डीप में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को देख रहे हैं कि कैसे हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं। सवाल हर वीडियो में आपको हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे 1 नंबर में हो 6 नंबर में हो। अब आप देखिए कि हम आपको दिखाएंगे कि जो 3 मार्क्स में है वो किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 मार्क्स के आपको कोई भी 5 क्वेश्चन हल करने हैं, 3 मार्क्स के आपको कोई 5 क्वेश्चन हल करने हैं। और जो आपको यहाँ पर दिए हैं वो आपको कितने दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सवाल दिए हैं, 7। आपको 7 में से कितने सवाल करने हैं, कोई भी 5 सवाल करने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको सभी सवालों का जो है वो एक एस्टिमेट तरीके से आपको आंसर बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर सॉल्व नहीं कराऊंगा इस पेपर में, मैं आपको केवल बताऊंगा क्या मेथड है इस सवाल को करने का। और यदि आपको वो सवाल देखना है या वो टॉपिक आपने देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए कि डेंसिटी ऑफ मरकरी, यहाँ पर आप देखिए सवाल, आप देखिए कि यदि पारे का घनत्व आप देखिए कितना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेंसिटी
आपको गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि सबसे पहले जो डेंसिटी है ये आपको गिवन है मरकरी की। आपको जो ये वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, आपको ये कन्वर्ट करनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। सबसे पहले आप ये कार्य करेंगे तो यहाँ पर आपने सवाल देखा है हमारे चैनल पर, ये हमने सॉल्व भी किया है। ये वाला सवाल देखिए कि जब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप रो जो है इसकी डायमेंशन निकालिए। जो आपके पास डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका आएगा हमारे पास m1 L⁻³ T0। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशन। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको N1 U1 यानी ये एक सिस्टम गिवन है, देखिए आपको N2 U2 में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि N1 यहाँ पर कितना है 13.6 है, तो 13.6। U1 आप देखिए कि जो यूनिट है वो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिए कि N1 13.6 है, U1 जो है इसमें आप लिखेंगे m की यूनिट भी लिखेंगे, तो आप लिखेंगे m1 L1 और T1 इस प्रकार लिखेंगे। और N2 आप यहाँ पर लिख दे, N2 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है N2, और जो है U2 आप कुछ M2 होगा, कुछ L2 होगा, कुछ T2 होगी डायमेंशन। आप यहाँ पर क्या करें, रो का A जो पावर है इसको कंपेयर करें, A1 B-3 और T0, इनको भी आप कंपैरिजन कर लें। यदि आपने ये वीडियो और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप चैनल में विजिट करें। अब आप यहाँ पर देखिए M1 जो मास है वो यहाँ पर ग्राम में है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 ग्राम। कितना लिखूँगा 1 ग्राम। लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखूँगा सेंटीमीटर। टाइम जो होता है CGS में सेकंड में ही होता है, तो 1 सेकंड यहाँ लिखेंगे। M2 आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम यहाँ लिखूँगा। लेंथ यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ होगी 1 सेकंड, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻³ kg, यहाँ पर आएगा 10⁻² मीटर। इस प्रकार आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। कहाँ पर, इस जगह पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए आपने जब यहाँ पर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 रखेंगे, तो आपके पास जो N2 है इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर आ जाएगी इस प्रकार से। देखिए जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, ये वीडियोस मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। तो 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गई मरकरी की डेंसिटी। तो ये हो गया हमारे पास पहला जो है 3 नंबर में सवाल। अब आप देखिए आपको बताना है चतुर्भुज नियम क्या है तथा परिणामी वेक्टर के लिए सूत्र भी निकालिए। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाऊंगा इस सवाल को, तो उस तरीके से आपको इसको करना है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लें। तो यहाँ पर हम बनाते हैं कि किसी प्रकार से कोई दो वेक्टर किसी एक बिंदु पर एक्ट कर रहे हैं। देखिए O बिंदु पर कोई वेक्टर है A और कोई वेक्टर है B। आप इसी तरीके से स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि कोई दो सदिश हैं जो किसी बिंदु O पर एक्ट करते हैं A और B रूप में विद देयर मैग्नीट्यूड, अपने परिमाण और दिशा के साथ, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एक पॉइंट O पर। बाय दी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी चतुर्भुज की भुजाओं से क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड को। तो आप देखिए इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करें। यहाँ देखिए, ये देखें, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो आपका रिजल्टेंट होगा, ये जो आपका परिणामी वेक्टर होगा R, तो ये दोनों क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो R होगा, जो आपका विकर्ण है, जो चतुर्भुज का विकर्ण है, वो इस A और B वेक्टर का क्या होगा, परिमाण होगा। A और B वेक्टर का परिमाण होगा। और आप इसका रिजल्टेंट यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर हमने पैरेललोग्राम का आपको रिजल्टेंट निकालना बताया है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए A² + B² प्लस यहाँ देखिए इनके बीच में एंगल थीटा होता है, तो आप लेंगे +2AB cos थीटा। तो इस प्रकार से आपने देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है, फिर इसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने आपको बताई कि दो वेक्टर A और B यदि किसी पॉइंट O पर एक्ट करते हैं दो साइड से चतुर्भुज के, तो इनका जो परिमाण होगा, ये जो इनका परिणामी वेक्टर होगा, वो क्या होगा, इसका विकर्ण, इस चतुर्भुज का विकर्ण होगा R। तो आप इसको इस प्रकार से इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, 3 नंबर में है, डिफाइन फ्रिक्शन।
आपको बताना है घर्षण क्या है सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं, घर्षण की आप जब परिभाषा लिखेंगे या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो फ्रिक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, जब भी कोई दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में होती हैं, यानी जब भी कोई दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो देखिए उनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको चित्र के साथ इसको समझाऊंगा। यदि आप इसको और डीप में डेफिनेशन के साथ समझना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, जब एक ये बॉडी है फर्स्ट और ये बॉडी है सेकंड, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स कार्य करती है, उसको आप कहते हैं घर्षण बल कहेंगे या फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। तो देखिए, जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी तो उनके बीच में एक बल कार्य करेगा जिसे आप घर्षण बल कहेंगे। ये घर्षण बल होगा वो हमेशा अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है मोशन का, यानी ये हमेशा गति का विरोध करेगा, अपने में गति का विरोध करेगा घर्षण। तो आप इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका चित्र बनाएंगे और ये गति के हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस दिशा में आपने फोर्स अप्लाई किया है, बल लगाया है, तो इसके विपरीत दिशा में ये जो है फ्रिक्शन, एफ से इसको डिनोट कर रहा हूँ, तो ये घर्षण जो है एक्ट करेगा इसकी विपरीत दिशा में। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके टाइप, दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं इसके प्रकार बताइए। तो देखिए, जो घर्षण है वो दो प्रकार का होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, पहला यहाँ पर आप लिखिए इस प्रकार से, स्टैटिक, यानी जो बिल्कुल स्थैतिक आप इसे कह सकते हैं हिंदी में, कि बिल्कुल स्थायी फ्रिक्शन आप इसे कह सकते हैं, कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर रखी हो और बिल्कुल उनके बीच में मोशन ना हो तो उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन, यानी गतिज फ्रिक्शन होता है और ये स्थायी फ्रिक्शन होता है। देखिए, तो स्थायी तब होगा जब कोई बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए, यदि कोई कार है वो मूव कर रही है सड़क पर, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन कंसिडर होगा वो डायनेमिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर मोशन, यानी जिसे गति आप कहते हैं, मोशन कहेंगे, ये यहाँ पर कंसिडर होगा डायनेमिक में, स्टैटिक में कंसिडर नहीं होगा। मोशन को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर बॉडी जो होगी वो रेस्ट में होगी। कैसे होगी बॉडी, रेस्ट में होगी। आपको इसका अच्छे से आंसर लिखना है पेपर में। यदि आप फ्रिक्शन पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो अब आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछा है। तो देखिए, एक ही सवाल में उसने आपसे पूरा जो है कॉन्सेप्ट जानना चाहा है कि आपने इस चैप्टर से कितना पढ़ा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एडवांटेज लिख रहा हूँ और यहाँ पर डिसएडवांटेज लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं फ्रिक्शन का एडवांटेज। देखिए, तो सबसे पहले यदि आप कॉपी पर लिख पा रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन का एडवांटेज है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट बनाकर फर्स्ट, इस प्रकार से कि जब अगर कोई गाड़ी किसी सड़क पर चल रही है तो किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। यानी जब भी कोई दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में है वो किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। पहला इस प्रकार से आप पॉइंट लिखेंगे। देखिए, पहला तो आप क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं किसी भी ज़मीन पर। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, कील ठोक सकते हैं दीवार पर। ये भी किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण है। ये भी किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। इस प्रकार आप पॉइंट बनाकर लिखिए। तीसरा आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो आप है कोई भी मशीनरी, कोई भी जो मशीन चल रही है वो केवल फ्रिक्शन के कारण ही वहाँ पर जो है चल रही है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, यदि आप अज्यूम करें कि फ्रिक्शन नहीं है तो दो बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट होना, यानी उनके बीच में कांटेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि हमें वॉकिंग यानी चलने में भी मदद करता है फ्रिक्शन। दूसरा, मशीनरी जो वर्क कर रही है उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है फ्रिक्शन। तीसरा, यदि आप कोई कील ठोकते हैं दीवार में, नेल होल्ड करते हैं वॉल में, तो भी आपको क्या होगा, मदद करेगा फ्रिक्शन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके डिसएडवांटेज आप देखिए, डिसएडवांटेज होता है कि जहाँ पर भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं वहाँ पर तोड़ फोड़ होती है, वियर एंड टियर। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ वियर एंड टियर, हिंदी में बोल रहा हूँ तोड़ फोड़। दूसरा, एनर्जी का बहुत लॉस होता है। जो ऊर्जा है आपकी वो क्या होती है, ख़त्म करता है फ्रिक्शन ऊर्जा को। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी कोई मशीन आपस में कार्य करती हैं तो उसके देखते हैं जो आप पार्ट्स हैं जो वर्किंग में, जो कांटेक्ट में, वो कैसे होते हैं, घिस जाते हैं, तो तोड़ फोड़ हो जाती है उनके बीच में। दूसरा, ऊर्जा कम हो जाती है। तीसरा, आप देखिए कि इस प्रकार से भी फ्रिक्शन जो है वो डिसएडवांटेज हमारे पास उत्पन्न करता है
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्या करता है, संसाधन जो हमारे पास होते हैं, यानी जो रिसोर्सेज हम उपयोग करते हैं, इनकी क्या करता है, रिसोर्सेज की जो है वियर एंड टियर करता है, रिसोर्सेज को क्या करता है यहाँ पर समाप्त करता है। देखिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपने कोई नया रिसोर्स लिया है तो वो कुछ समय बाद क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ही उसमें क्या आता है, डैमेज आता है। तो रिसोर्सेज को भी क्या करता है, उनकी जो क्वालिटी है उसको कम करता है, फ्रिक्शन के कारण ही जो होते हैं कि जब दो कोई चीज़ कॉन्टेक्ट में आती हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ये फ्रिक्शन ऑकर होगा। तो वहाँ पर जो होगा रिसोर्सेज में भी आपकी कमी आएगी, वहाँ पर जो आप संसाधन उपलब्ध कराना चाहते हैं उसमें भी कमी आएगी, जिस हिसाब से आप कराना चाहते हैं उस हिसाब से आप नहीं करा पाएंगे। तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर देखिए जो 16वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है आपके पास, इसको आप देखिए, एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई एक वस्तु के लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को आपने समझाना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से कि कोई बॉडी है, आप मान सकते हैं ये यहाँ इस पॉइंट पर है, फर्स्ट एक यहाँ से ये बॉडी को क्या करा जाता है, छोड़ा जाता है। दूसरा बॉल है वो ये इस पॉइंट पे आ गया। तीसरे में ये बॉल जो है वो ज़मीन पर आ गया, आपके लैंड पे आ गया। ये देखिए लैंड पर आ गया लैंड पर। तो ये 3 स्थिति है बॉल की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। हमें यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के नियम को समझाना है तीनों स्टेजेस में। आप मान सकते हैं कि जब भी कोई बॉल गिर रही है तो आप मान सकते हैं कि पहले स्थिति में यहाँ पर थी, दूसरी स्थिति में कुछ स्थिति में इसके परिवर्तन आया और तीसरी स्थिति में ज़मीन में आ गई। तो आपको यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन जो आपका ऊर्जा संरक्षण है, इसके नियम को आपने यहाँ पर समझाना है। तो मैं वो आपको समझाता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन के नियम को। तो आप यहाँ पर देखिए, जब बॉडी को यहाँ पर छोड़ा गया, सबसे पहले आप देखिए जब बॉडी को यहाँ पर छोड़ा गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो कैसी एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसकी स्थिति के कारण है। जब ये बॉडी यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुई तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। कैसे आई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। कैसी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी का। तो आपने देखा एक से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो थी बॉल के पास वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आप देख रहे हैं पोटेंशियल का मतलब होता है किसी हाइट पर लगने वाली जो एनर्जी होती है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लग रही है क्योंकि इस वस्तु ने कुछ वेलोसिटी प्राप्त कर ली है और पहले बिंदु पर इसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं थी, ये रखी हुई थी, इसको हम छोड़ रहे हैं वहाँ से। तो आप देख रहे हैं इस पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 2 प्रकार की ऊर्जा कार्य कर रही है यहाँ पे। पर आप देखिए तीसरे पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर आप देखिए तो इस वस्तु ने दोबारा से क्या प्राप्त कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त कर ली है। पॉइंट थर्ड पर वस्तु ने पोटेंशियल एनर्जी क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन को समझ सकते हैं कि एक पॉइंट पर, जो पहले पॉइंट पर बॉल रखी हुई थी उसके पास केवल क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी। ये कुछ हाइट पर यहाँ पर रखी हुई, एच हाइट पर इस प्रकार। अब जब हम इसे एच हाइट से क्या करें, फॉल करें, गिराएं, एच से हम इसको गिराते हैं यहाँ पर आप देखिए तो ये देखिए इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी थी और जब हमने इसको गिराया तो इसके बाद कुछ वेग भी आया, कुछ वेलोसिटी आई। तो आप देखिए जब इस किसी भी वस्तु के पास वेलोसिटी आती है तो उसमें एनर्जी कौन सी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा हिंदी मीडियम वालों के लिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस उसमें कैसी स्थैतिक भी है क्योंकि स्थैतिज ऊर्जा भी है, क्योंकि देखिए ये अभी भी कुछ हाइट पर है, यहाँ पर H2 हाइट पर आप मानिए, H1 आप यहाँ पर हाइट पे मानिए। तो इसमें 2 प्रकार की एनर्जी हैं दूसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर जब ये ज़मीन पे आ जाती है, आप देखिए ये लैंड है, ज़मीन है। तो जब ये ज़मीन पर गिरती है वापस तो आप देखते हैं इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी ही बची है। तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा सकते हैं कि जो एनर्जी है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे जो एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है वो इस प्रकार से है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना एनर्जी को आप बना सकते, ना उसको समाप्त कर सकते हैं। उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा सबसे पहले बॉल के पास स्थैतिक ऊर्जा थी, कैसी स्थैतिज ऊर्जा थी। दूसरे पॉइंट पर इसके पास गतिज ऊर्जा और स्थैतिज ऊर्जा भी है और तीसरे पॉइंट पर देखिए एनर्जी फिर कन्वर्ट हो गई
पोटेंशियल एनर्जी में। इस प्रकार से आप बॉल को एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। और यदि आप इस वीडियो को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें, हम आपको वहाँ पर फिजिक्स के वीडियोज़ में ये प्रोवाइड कराएंगे अच्छे से डायग्राम्स से। यहाँ पर केवल हम जो है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं रफली। अब आप यहाँ पर देखिए 17 जो है आपके पास 3 नंबर में जो है एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूजिंग हुक्स लॉ, यानी हुक्स लॉ का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझाना है। तो मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिए आप वाई एक्सिस पर यहाँ पर लेते हैं स्ट्रेस, इसको आप सिग्मा से शो करते हैं, और यहाँ एक्स एक्सिस पर आप लेते हैं स्ट्रेन, इसको आप ई से शो करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार का एक कर्व आप ड्रॉ करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर दिखाना है कि कहाँ कहाँ तक इलास्टिक लिमिट होगी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये है ओ पॉइंट और ए पॉइंट। जब भी आप किसी मटेरियल को ओ से ए तक क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको स्ट्रेन देंगे, आप यहाँ पर स्ट्रेस जितना जनरेट करेंगे उतनी ही बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी, उतनी ही बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। तो ओ से ए तक जो कोई भी बॉडी होती है वो हुक्स लॉ को ऑबे करेगी। ओ टू ए बॉडी ऑबे हुक्स लॉ, यानी बॉडी हुक्स लॉ का पालन करेगी ओ से ए तक, यानी जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन होगा, बॉडी ऑबे हुक्स लॉ। और जैसे आपको हुक्स लॉ पता है, हुक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की, यानी जितने भी बॉडी में क्या आएगी डिफॉर्मेशन जो होगी वो प्रतिबल के क्या होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं समानुपाती होगी। तो आप देखिए जितनी भी आप बॉडी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, उतना ही बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है। एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको डिनोट करते हैं। तो ओ ए जो है वो हुक्स लॉ को पालन कर रहा है। इसके बाद देखिए ए पॉइंट के बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे बी, इसके आगे क्या होगा, ए के आगे आपकी जो बॉडी है वो हुक्स लॉ का पालन नहीं करेगी और यहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी ए टू बी पॉइंट तक। ए टू बी पॉइंट तक क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी यहाँ पर आप देखिए, परंतु ये बॉडी जो होगी बी पॉइंट तक अपनी जो स्थिति है इसको वापस क्या कर सकती है, गेन कर सकती है। तो इसको आप कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप कहेंगे यील्ड स्ट्रेंथ या इलास्टिक पॉइंट भी आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हुक्स लॉ का पालन तो नहीं करेगी बॉडी, परंतु अपनी स्टेट को वापस ले लेगी। इसके बाद की जो पोर्शन है यहाँ पर आप देखिए ए बी सी मैं इसको बोलूँ, इसके बाद होता है यील्डिंग। इसके बाद जो पोर्शन होता है वो यील्डिंग होता है। यील्डिंग का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। इस पोर्शन से बी से सी पोर्शन में देखिए परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी इसके बाद जो है बॉडी अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो इसे क्या आप कहेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। कैसा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा बी से सी तक। फिर आप देखिए सी के बाद आप देखिए कि बॉडी जो है आप यहाँ पर स्ट्रेस यानी लोड तो देंगे, परंतु बॉडी में जो देखिए आप देखिए लोड तो आप इंक्रीज नहीं करेंगे। देखिए लोड तो आप इंक्रीज नहीं करेंगे, स्ट्रेस तो आप नहीं देंगे, परंतु बॉडी डिफॉर्म अपने आप होगी और एक पॉइंट आ जाएगा डी ऐसा, जिस पॉइंट पर क्या होगी, बॉडी फेल हो जाएगी, फेलियर ऑफ बॉडी। इस पॉइंट पर क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसको आप कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, इसको आप कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको बताना है कि ओ से ए तक जो बॉडी है वो हुक्स लॉ का पालन करेगी, यानी जितने आप लोड लगाएंगे उतनी ही बॉडी में डिफॉर्मेशन होगी। ए से बी तक क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो बॉडी मेंटेन करेगी, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा, परंतु बॉडी जो है वो अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकती है। बी से सी आप देखें, बी से सी क्या होगा, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। इसको आप लोअर यील्ड पॉइंट कह सकते हैं, इसको आप अपर यील्ड पॉइंट कह सकते हैं, इतना। फिर देखिए डी एक ऐसा पॉइंट होगा जब बॉडी फेल हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर और अच्छे से आप देखें तो आप हमारे चैनल पर इसको विजिट करें। यहाँ पर हमने आपको इसको रफली मैंने आपको समझाया है कि आपको एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर आप देखिए 18वां क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, अनुरणन यानी व्हाट इज रिवर्बरेशन टाइम एंड हाउ कैन वी कंट्रोल रिवर्बरेशन टाइम फॉर बिल्डिंग, यानी अनुरणन काल क्या होता है तथा किसी भवन में अनुरणन काल को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।
देखिए, अनुरणन काल वो काल होता है जिस काल के लिए जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो रूम में रहे। जिस समय के लिए जो साउंड है वो आपके रूम में रहनी चाहिए, जो साउंड है वो आपके रूम में रहे, उसको आप क्या कहेंगे? रिवर्बरेशन टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्बरेशन टाइम कहेंगे। द टाइम, उस समय के लिए जिस समय जो साउंड है वो आपकी परसिस्ट करे इन ए रूम या हॉल। यदि आप हॉल में हैं या आप किसी रूम में, तो आपकी आवाज़ क्या हो जिस समय के लिए गूंजे, उसको आप क्या कहेंगे? रिवर्बरेशन टाइम। अब आप देखिए कैसे आप रिवर्बरेशन टाइम है, जो गूंज है, आप इसको इस तरीके से समझिए, जो गूंज है इसे आप कैसे करें? कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन टाइम। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो शॉर्ट में ही मैं आपको इसको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर कंट्रोल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जिस भी कमरे में रिवर्बरेशन टाइम आप देख रहे हैं कि इतने समय के लिए जो है वो आवाज़ गूंज रही है, तो आप वहाँ पर क्या करें? कुछ विंडोज़ लगा दें। क्या करें? विंडोज़ आप लगा सकते हैं वहाँ उस रूम में, जिससे क्या हो, वॉइस जो आपकी हो, जो साउंड हो, वो क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? साउंड जो हो जाए वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाए। इससे क्या होगा? आप रिवर्बरेशन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, अनुरणन काल को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड को क्या करें? आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं विंडोज़ के द्वारा। दूसरा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी जैसे आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर पर्दे लगा सकते हैं। पर्दे आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो, ये भी एब्जॉर्ब करने का कार्य करेंगे। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल आप वहाँ पर लगा सकते हैं, जो साउंड को क्या करें? एब्जॉर्ब करें मटेरियल। जैसे आप देखते हैं सिनेमा हॉल में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज़ होता है सबसे अधिक। फिर इसके बाद आप क्या करें? कुशन सीट्स, जो कुशन की सीट्स होती हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या करती हैं? अच्छे से जो है रिवर्बरेशन टाइम को क्या करती है? कंट्रोल करती हैं। तो कुशन की सीट हो गई। और यहाँ पर बहुत सारे, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कर्व सीट को अवॉइड कर सकते हैं। और कर्व सीट को यदि आप अवॉइड करेंगे तो आप रिवर्बरेशन टाइम को या अनुरणन काल को बढ़ा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जो 19th हमारे पास क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, एक्सप्लेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विद एग्जाम्पल, यानी किस तरह से आप हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 19वां क्वेश्चन है। तो 3 तरीके से आप जो है हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा जो है वो रेडिएशन है। देखिए, कंडक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन ए मटेरियल, जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल तक होता है। देखिए, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखने के लिए कहा है, तो आप इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा कि जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी रॉड को, आयरन रॉड को आपने क्या किया? फायर में गर्म करने के लिए रखा, तो उसका जो दूसरा एंड होता है वो भी अपने आप क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कंडक्शन में, कि मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र होता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अब आप देखिए, दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो ज़्यादातर होता है लिक्विड और गैसेज में। लिक्विड और गैसेज में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के कारण ही होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। यानी इसमें क्या होगा? यदि आपने ये पॉइंट को गर्म किया तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल इस प्रकार से जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल को भी क्या कर देगा? हीट अप कर देगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल। जो हीट के पार्टिकल है वो मूव करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, द हॉट गैसेज राइजिंग अप फ्रॉम द चिमनी। जैसे चिमनी से आप हॉट गैसेज को बाहर जाते हुए देखते हैं, तो उसमें भी आप देखते हैं कि जिस पॉइंट पर गर्मी या जब जहाँ से हीट निकलना शुरू हुई है और चिमनी से बाहर भी इस प्रकार से मोशन होते हुए जाएगा। थर्ड होता है रेडिएशन। थर्ड होगा रेडिएशन। रेडिएशन भी एक ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र का एक क्या होता है? मीडियम होता है। इसमें जो होगा वो हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स के रूप में क्या होगी? आपकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमें सन से ऊर्जा मिलती है, जो सन से हमें ऊर्जा मिलती है वो किसके रूप में मिलती है? वेव्स के रूप में मिलती है। सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है वो वेव्स के रूप में देता है। तो वहाँ पर आप रेडिएशन का उपयोग करेंगे। कंडक्शन मटेरियल टू मटेरियल में, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में। कन्वेक्शन जो होगा वो आपका पार्टिकल्स टू पार्टिकल मूवमेंट होगी।
जैसे मैंने आपको चिमनी का उदाहरण देके बताया, आप लिक्विड में इसका एग्जांपल ले सकते हैं। रेडिएशन में क्या होगा, हीट वेव क्या करेंगी, हीट वेव्स के जरिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, एनर्जी का या हीट का ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने सन का एग्जांपल दिया। तो आपने यहाँ पर देखा कि अभी हमने सभी प्रकार के जो है यहाँ पर देखिए 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आप देखिए सेक्शन सी है, इसमें भी आपको किसी 5 सवालों का उत्तर देना है। तो ये जो सवाल हैं ये देखिए, इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में ही इनको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो सवाल हैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हमारे सेपरेट वीडियोस में आप देख सकते हैं, और या हम जो वीडियोस नहीं हैं उनको बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जो पहला जो यहाँ पर है 20 जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह है डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग क्या होता है ये आप हमको बताएंगे। तो देखिए कोणीय संवेग जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। देखिए कोणीय संवेग जो होगा, देखिए जो कोणीय संवेग होगा वो प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट होगा, मैं आपको बता दूं, ये होगा लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम, जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है जिसको आप पी से दर्शाते हैं, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, यदि आपको इसको ब्रीफ में देखना है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आप देखिए लीनियर मोमेंटम, और जो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी लाइन की, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस, जो इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको आप कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसको आप कहेंगे एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं P इंटू आर, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। लीनियर मोमेंटम इंटू आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होगी। तो इस प्रकार आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम द एक्सिस। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको इसके कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं, किसके, एंगुलर मोमेंटम के। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है कोणीय संवेग संरक्षण के 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए कोणीय वेग जो यहाँ पर है, कोणीय संवेग, इसका जो संरक्षण होता है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी रोटेटिंग बॉडी का, कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी एक्सिस पर क्या होगा, सेम रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना करें। यानी जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई करें तब तक जो है मोमेंटम कैसा रहेगा, आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसको आप कहेंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। इसके एग्जाम्पल देखिए मैं आपको देता हूँ। देखिए इसके 2 एग्जाम्पल हैं, मैं आप इसको लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ए पर्सन विथ सम वेट, यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी 2 वेट को लिए घूमता है, तो आप देखिए जब वो क्या करेगा, उस वेट को अपनी चेस्ट के पास रखेगा, जब वो व्यक्ति उस वेट को अपनी चेस्ट के क्या रखेगा, पास रखेगा, तो जो है उसकी जो रोटेशन है, जो उसका मोमेंटम है एंगुलर, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेम केस में होगा किसके, बैली डांसिंग के। जो भी बैली डांसर होते हैं, जो भी क्या करते हैं, बैली डांस करते हैं, ये जो आइस में स्केटिंग करते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एंगुलर वेलोसिटी को बाय फोल्डिंग हिज आर्म्स और लेग। अपनी लेग को या आर्म को क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर कर वो क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बैली डांसर जो होते हैं। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कोई बॉय है, वो अपने हाथ में क्या करता है, वेट पकड़ के रखा है, और जब वो घूमेगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, अपने वेट को जब वो पास रखेगा वेट्स को, तो तेज़ मूव करेगा। तो यही जो है वो एग्जाम्पल है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के, कि जब तक आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते किसी बॉडी पर, तब तक क्या होगा, उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये हमें यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। आपको पेपर में देखिए जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया उसको सेपरेटली आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, स्टोक्स लॉ है। क्या है, स्टोक का नियम। ये आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, स्टोक का लॉ, स्टोक का नियम इसको कहते हैं। तो आप देखिए स्टोक का नियम कुछ इस प्रकार है कि जब भी कोई स्पेरिकल बॉडी, यहाँ देखिए जब भी कोई स्पेरिकल बॉडी जो कि स्पेयर के शेप में है, गोलाकार शेप में है, जिसकी रेडियस आर है, रेडियस क्या है इसकी, आर है, इस गोले की जो रेडियस है वो आर है, जो मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी v से, जो मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी v से, इस प्रकार मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी v से, किसी विस्कस लिक्विड में, किसी भी
लिक्विड में जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा है, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा है। तो जो इस स्फेरिकल बॉडी पर, जो कि किसी भी विस्कस लिक्विड में, इस प्रकार से मैं देख रहे हैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, इसमें यहाँ पर कोई विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, इस प्रकार से देखिए, जो इस बॉडी की मूवमेंट में कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। तो आप देखिए कि जो स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से नीचे आ रही है, और इस लिक्विड की जो श्यानता है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो ईटा है। वो क्या है, ईटा है। तो देखिए ये बॉडी एक अपवर्ड फोर्स इस पर लगाएगी, जो ये लिक्विड है इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इस बॉडी पर एक विस्कस बल लगेगा, श्यान बल कार्य करेगा, जिसको आप F से डिनोट करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखेगा, और इसका फॉर्मूला होगा F = 6 पाई ईटा आर वी। देखिए तो 6 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, ईटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता का गुणांक आप इसे कहेंगे, आर रेडियस है, वी क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है। तो इसको ही आप स्टोक्स लॉ कहेंगे। इसको आप और अच्छे से समझेंगे जब हम इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया। आपको यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे आप सीमांत वेग कहते हैं, इसके के लिए स्टोक्स सूत्र का उपयोग करके इसका आपको सूत्र निकालना है, किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले है क्या। तो जब आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी होती है, देखिए जब भी आप देखिए कोई भी, इसी को आप एग्जांपल लीजिए कि जो देखिए जो वेट ऑफ बॉडी है, देखिए जो वेट ऑफ बॉडी है यहाँ पर, और अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी, यहाँ पर देखिए एक तो वेट भी लग रहा है, इस बॉडी का कुछ वेट भी लग रहा होगा नीचे W, और इसके अपोजिट में एक थ्रस्ट लग रहा है, देखिए जिसको विस्कस फोर्स कह रहे हैं। तो देखिए बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी इस लिक्विड में, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी इस विस्कस लिक्विड में, उसे ही आप टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, उसे ही आप टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे या सीमांत वेग कहेंगे। देखिए इसका फार्मूला हम डिराइव करेंगे किसी वीडियो में जिसमें हम स्टोक लॉ के बारे में जानेंगे। तो आप देखिए इसका फार्मूला हमारे पास होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, जिसको आप सीमांत वेग कहते हैं। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी, इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं यहाँ पर, v = 2r² रो, देखिए माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में 9 ईटा। तो देखिए यहाँ पर जो रो है वो बॉल की डेंसिटी है, और जो सिग्मा है वो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की। तो जब हम इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे किसी वीडियो में, तो इसमें हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है, तो इसमें हम इसको डिराइव भी करेंगे, इसमें हम इस सूत्र को डिराइव भी करेंगे। जिस वीडियो में हम इसको कराएंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कैपिलरी राइज क्या होता है। तो देखिए जब भी आप किसी लिक्विड, यहाँ पर देखिए किसी भी ट्यूब में आप किसी लिक्विड को क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक कोई आपके पास, यहाँ पर आप मान सकते हैं सिलेंडर है, इसमें आपने किसी ट्यूब को डिप किया। यदि इस ट्यूब में लिक्विड क्या हो जाए, राइज हो जाए, इस प्रकार से लिक्विड भर जाए इसमें, तो आप इसको कहते हैं कैपिलरी राइज। क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज कहेंगे। हिंदी वाले इसे कहेंगे कोशिकीय उन्नयन, कैपिलरी राइज कहेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें देखिए कैपिलरी राइज तो ये हो गया कि जब भी किसी ट्यूब में वाटर क्या होता है, राइज करता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज कहेंगे। तो अब आप देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला भी डिराइव करना है कैपिलरी राइज के लिए, तो वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में ही आप उसके लिए डिराइव करेंगे। तो आप इसका फॉर्मूला देखिए, जिस हाइट तक ये गई h, उसको ही इसने कैपिलरी राइज कहा है। तो इस हाइट के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। तो आप देखिए इसके लिए जो फार्मूला आप डिराइव करेंगे वो होगा h = आप देखिए h बराबर आपका होगा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा। यहाँ पर t आपका पृष्ठ तनाव है या सरफेस टेंशन है, r रो r यानी जो इसकी रेडियस है इस ट्यूब की, रो जिस लिक्विड में आपने डाला है उसकी डेंसिटी, और जी है ग्रेविटी। तो इस प्रकार से आप हम क्या करेंगे,
इसको भी डिराइव करेंगे। यहाँ पर हम केवल आपको ब्रीफ में ही इसको समझा रहे हैं कि कैपिलरी राइज क्या है, कि जब भी किसी ट्यूब में लिक्विड फिल कर जाता है तो उसे कैपिलरी राइज कहते हैं। अगर यहाँ पर लिक्विड गिरता है इस प्रकार से, जिसे आप कैपिलरी फॉल कहते हैं। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला इसके लिए डिराइव करेंगे हाइट के लिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब आप देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं और इनका इंजीनियरिंग में क्या उपयोग होता है। तो आप यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसको आप पराश्रव्य तरंगें भी कह रहे हैं हिंदी में, अल्ट्रासोनिक वेव आप इन्हें कहेंगे इंग्लिश में। तो देखिए ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, देखिए जिनकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो 2000 हर्ट्ज़ नहीं 20,000 हर्ट्ज़, इसको आप क्या कहेंगे 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक है। किससे? 20,000, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20,000 हर्ट्ज़, इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए इसको आप 20,000 किलो हर्ट्ज़ भी कह सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज़ भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ देखिए 20 किलो हर्ट्ज़ भी आप इसे कह सकते हैं। तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक हो, कैसी हो, मोर हो, अधिक हो, इसको आप कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये जो वेव्स होती हैं, पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं, इन तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं। ये बहुत ही जो है ऑडिबल रेंज से बाहर होती हैं। ऑडिबल रेंज आपकी देखिए, जो आपकी ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होगी, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक आप सुन सकते हैं। परंतु यदि 20,000 हर्ट्ज़ से यदि आप ऊपर चले गए तो आप ऑडिबल रेंज के बाहर आ जाएंगे। तो आप क्या होगा, यही है अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसमें फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। अब इसकी इंजीनियरिंग उपयोग देखिए आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका आप एक करते हैं सोनार में उपयोग करते हैं। कहाँ? सोनार में। इसका जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी जो शिप वगैरह होती हैं, इसमें आप किसी भी पार्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, समुद्र के नीचे होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो एक उपयोग हो गया किसका, आपका सोनार का। दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग, यानी इन वेव्स का उपयोग करते हुए आप किन्हीं चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग हो गया। मेडिकल में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स आप यहाँ इसका यूज़ होता है यूवी अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो इक्विपमेंट हो गए, और बहुत सारी जगह जो है यूवी रेस का यूज़ होगा। जब हम इसकी वीडियोज़ पे डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिक पर ब्रीफ में जानेंगे। देखिए 24वां जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें सॉल्व करेंगे। 25वां क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको जो दोनों थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो यहाँ पर बतानी है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसकी दो थ्योरम होंगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये दो थ्योरम होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन लिखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो प्रोडक्ट होता है मास ऑफ बॉडी का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर का, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये होता है किसी भी, आप ले लीजिए यहाँ पर ये कोई बॉडी है, इसकी ये देखिए इसका मास है m, इस बॉडी का हमने मास माना m, और यहाँ से इसकी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली r। तो इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, देखिए इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास और इसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यदि आप ये वीडियो नहीं देखी तो ये हमारे चैनल पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। आप इसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वहाँ पर। 26वां और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी के बीच में क्या लिखिए आप, संबंध बनाएं। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसने बोल दिया मास, तो सबसे पहले मास पे डिपेंड करेगी, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पर। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने सवाल किए हैं, आपने यदि देखे नहीं तो देख सकते हैं। जो एनर्जी होगी वो m की पावर a और v की पावर b पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये इनकी पावर्स हमने a और b मान ली। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो एनर्जी हमारे पास आएगी, काइनेटिक एनर्जी, वो आएगी हाफ
mv²। ये आपका फॉर्मूला आएगा आखिरी में। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर आपको एनर्जी की डायमेंशन रखनी है, यहाँ पर मास की, और यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन रखनी है, और यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे पावर्स को। तो इस प्रकार से आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाएंगे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमने ब्रीफ जो पेपर है वो आपको 50 में से जो है 50 मार्क्स का पेपर बताया है। फिजिक्स में 50 में से 50 मार्क्स का पेपर बताया है। आप इसको अपनी बुक्स में भी जो है ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर भी। ये हमने आपको सिर्फ एक ब्रीफ नॉलेज के लिए ये पेपर बनाया है, पूरा हमने पेपर सॉल्व नहीं किया है, केवल आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है तो इसमें कैसे हम लिखेंगे। ये हमारी कोशिश रही इस पेपर के जरिए आपको बताने की। यदि आपने फिजिक्स में आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हम ऐसा ही 2019 का पेपर भी सॉल्व करेंगे। ये तो 2018 का है, 2018 का डिप्लोमा का पेपर है अप्लाइड फिजिक्स का। आपको 2019 का पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो यदि आपको ये पेपर में से कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इस पेपर में केवल हमने आपको ये बताना चाहा है कि कैसे आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यूबीटीआर में, केवल टेक्निक बताई है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि आपको पता है 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें हमारे कमेंट सेक्शन पर, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।